एक लड़की बैग से अपना सामान निकालकर घर में रख रही थी। शायद वो यहाँ रहने के लिए नई नई आई थी। यूँ तो उसको आए आज दूसरा दिन था, पर सामान जमाने में उसको कल का और आज का पूरा दिन लग गया। ये निहारिका थी, जो लगभग 29 साल की थी। वो एक नामी कंपनी में ऊंची पोस्ट पर थी। उसको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती थी। कंपनी की तरफ से ही उसको फ्लैट मिला हुआ था, तो किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। देखने में निहारिका कम नहीं थी। हल्का गोरा रंग, गहरी काली आंखें और भरा पूरा शरीर। वो हमेशा ही साड़ी डालती थी। तरह तरह की साड़ियाँ होने के बाद भी सिंपल ही रहना पसंद करती। उसकी पोस्टिंग पहले कहीं और थी, पर अब यहाँ पर उसका तबादला हो गया था, इसलिए उसको जल्दबाजी में यहाँ आना पड़ा। सारा सामान ठीक से जमाने के बाद वह वहीं कमरे में लगे एक सोफे पर बैठ गई और अपने संघर्ष के बारे में सोचने लगी। यूँ तो उसकी पोस्टिंग पहली बार हुई थी और आज वह खासा बोरियत महसूस कर रही थी। वैसे तो अकेलापन उसकी ज़िंदगी में पहले ही था, पर आज उसको कुछ ज़्यादा ही अकेलापन महसूस हो रहा था। अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचते सोचते उसकी आंखें भर आई। वह अपने अतीत के बारे में सोचने लगी, कैसे वह खुश थी और कभी यह अकेलापन महसूस नहीं हुआ था। पर यह खाली कमरा उसको काटने को दौड़ता था। यूँ तो उसने खुद के लिए पूरा फ्लैट लिया हुआ था, पर एक बड़ा कमरा भी उसके लिए बहुत बड़ा था। पहले भी वो एक फ्लैट में रह रही थी, पर वहाँ का सन्नाटा उसको खाने के लिए दौड़ता था। जब ऑफिस से पूरा दिन काम करके आती तो सोचती कोई तो हो जो उसका अच्छे से ख्याल रख सके, कि अकेलेपन को बांट सके, पर शायद उसने अपने अकेलेपन को खुद चुना था। आज उसको अपने किए पर अफसोस हो रहा था। जब जब वो अपने आसपास के फ्लैट में गली मोहल्ले में हंसी की गूंज को सुनती, तब तब उसका अकेलापन और बढ़ जाता। वह रोते रोते वहीं सोफे पर सो गई। करीब 2 घंटे बाद उसकी आंख घर की बेल की आवाज़ से खुली। वो कसमसाई, फिर उसने अपनी आंखें खोल दी। सोने की वजह से उसके सिर में बेहद दर्द हो रहा था। उसने बाहर बने हुए वॉश बेसिन में अपना चेहरा धोया और तौलिए से अपने चेहरे को साफ करते हुए वो बाहर आ गई। तौलिए को वहीं हैंगर पर डाल दिया और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर एक उसकी उम्रदराज औरत थी। उसने सादी सी साड़ी डाली हुई थी। निहारिका ने उसको गौर से देखा और बोली, हाँ जी, क्या काम है आपको? वो औरत बोली, जी आप यहाँ कल ही नहीं आए हो ना? हाँ, कल ही आई थी, पर यह बात तुम्हें कैसे पता? ये बात तो शायद ही किसी को पता होगी। वो औरत निहारिका के ऐसे देखने से सकपका गई। वो थोड़ा डरते हुए बोली, मैडम ये बात मुझे कल ही पता चल गई थी। मैं यहाँ काम वाली बाई हूँ और हमने अपने हिसाब से सभी घरों को बांट रखा है, इसलिए जो नया परिवार यहाँ रहने को आता है उसका पूरा ध्यान रखते हैं। कल मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए नहीं आ पाई। निहारिका को उसकी बात सच्ची लगी। तुम्हारा नाम क्या है? वो औरत बोली, हमारा नाम राखी है, मैं यहीं पास के चौल में रहती हूँ। ठीक है, अच्छा तुम ये बताओ, घर का सारा काम कर लेती हो ना? जी मैडम, मैं सारा काम कर लेती हूँ, झाड़ू बर्तन खाना बनाना। पर महीने के 12,000 लेती हूँ मैडम। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें सुबह 8 बजे से पहले घर का सारा काम हो जाना चाहिए, वरना मैं कोई और मेड ढूंढ लूँगी। अरे मैडम, पहले आप काम करवा कर तो देखो, फिर कहना। निहारिका ने कुछ नहीं कहा तो राखी फिर घर में झांकते हुए बोली, वैसे मैडम आपके घर में कौन कौन है? सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ। जयपुर में मैं नौकरी करने के लिए आई हूँ, मेरी पोस्टिंग हुई है। अब जाओ, आज रात आने की ज़रूरत नहीं है और कल से टाइम पर आ जाना। ठीक है मैडम, मैं टाइम से आ जाया करूँगी। निहारिका ने ठीक है बोलकर दरवाज़ा बंद कर लिया और एक नज़र अपने खाली घर को देखा, जहाँ चारों ओर खामोशी पसरी हुई थी। फिर वो अपने कमरे में चली गई। उसने अपने लिए सादा सा सूट निकाला और नहाने के लिए चली गई। नहाने के बाद उसने अपना बैग उठाया और मार्केट में आ गई। उसने ज़रूरत का सामान खरीदा और कुछ खाने पीने का। अपने लिए एक बर्गर पैक करवा लिया ताकि रात में उसको खाना ना बनाना पड़े। सारा सामान लेने के बाद वो वापस अपने थके कदमों के साथ अपने फ्लैट पर आ गई। सारा सामान रसोई में लगा दिया। उसने टाइम देखा तो रात के 8 बज रहे थे। उसको भूख का एहसास हुआ तो उसने अपने लिए मैगी बना ली और बर्गर माइक्रोवेव में गर्म कर लिया। वो खाना खाने के बाद उसने अपने बर्तन साफ़ कर लिए। सब काम करने के बाद वो वापस बेड पर बैठी ही थी कि उसका फ़ोन बज पड़ा। उसने अपना फ़ोन उठा लिया। फ़ोन पर काजल शो हो रहा था। काजल उसकी अच्छी दोस्त थी। फ़ोन की दूसरी तरफ से चहकती हुई आवाज़ आई, हेलो निहारिका, मैं काजल बोल रही हूँ। निहारिका भी खुश होते हुए बोली, हाँ काजल, मुझे पता है, मैंने तेरा नंबर सेव किया हुआ है।
ओह, मुझे लगा तूने मेरा नंबर सेव नहीं किया होगा, क्योंकि बहुत दिन हो चुके ना हमें बात किए हुए। तू तो अपने काम में बहुत बिजी रहती है। काजल ने ये बात निहारिका को ताना देते हुए कही थी, जो बात निहारिका के दिल में घर कर गई। हर कोई उसको उसकी नौकरी का ताना देता था, फिर भी वह खुद को संभाल कर बोली, और बता क्या कर रही है तू, और कैसी है। उधर से काजल की भी चहकती हुई आवाज़ आई। मैं बहुत खुश हूँ, राजीव भी बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, और अब तो बच्चे बड़े हो गई हैं, उनको भी संभालना पड़ता है। निहारिका बोली, तुझे पता है मेरी पोस्टिंग भी अब जयपुर में ही हो गई है। तू यहीं राजीव के साथ जयपुर में ही रहती है ना। हाँ यार, 2 साल हो चुके हैं मुझे यहाँ रहते हुए। वैसे कब हुई तेरी पोस्टिंग? पहले बता देती, अगर मैं फ़ोन नहीं करती तो मुझे यह भी पता नहीं चलता। एक दिन का समय निकाल कर मिल ही लेते। ये सुनकर निहारिका को थोड़ी खुशी हुई कि कोई तो है जो उसके अकेलेपन को दूर कर सकता है, तो बहुत खुश होते हुए बोली, हाँ हाँ मिल लेते हैं, वैसे भी मैं कल फ्री ही हूँ। एक काम करते हैं, कल कोई अच्छी मूवी देखने चलते हैं। जो भी मूवी तू कहेगी वही देख लेंगे, और थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड कर लेंगे। ये सुनकर काजल उदास होते हुए बोली, नहीं, आज आज मेरे छोटे बेटे मोहित की तबीयत बहुत ख़राब है। मैं उसको ऐसे में छोड़कर नहीं आ सकती। तुझे तो पता ही है घर में कितने काम होते हैं। राजीव का ऑफिस है, उसको सारा काम करके देना पड़ता है, बच्चों को काम करवाना पड़ता है, फिर इन सब के बाद में थोड़ा बहुत आराम के लिए समय मिलता है तो आराम कर लेती हूँ। तभी उसके बेटे के रोने की आवाज़ आई तो काजल बोली, चल यार नीहू, मैं बाद में बात करती हूँ, मोहित बहुत रो रहा है। ये बोलकर उसने बिना निहारिका की बात सुने ही फ़ोन रख दिया। निहारिका भी दुखी मन से फ़ोन काटने ही वाली थी कि तभी उसको काजल की आवाज़ सुनाई दी, जो शायद किसी को कह रही थी, मैंने तो सिर्फ हालचाल पूछने के लिए ही फ़ोन किया था, पर ये तो मेरे पल्ले ही पड़ गई। खुद तो काम करने के चक्कर में अपनी गृहस्थी छोड़ दी और अब मुझे भी बिगाड़ रही है। पर मैं इतनी पागल नहीं हूँ जो उसके लिए अपने पति को छोड़ दूँगी। खुद का घर तो कभी संभाला नहीं गया, पता नहीं लोग उसको कैसे कैसे ताने देते होंगे। पर एक नंबर की बेशर्म है, फ़र्क नहीं पड़ता उसको कुछ भी। पर मैं लोगों को खुद के बारे में कुछ नहीं कहने दूंगी। यह वर्ड्स काजल ने बहुत ही गुस्से में कहे थे। इनको सुनने के बाद निहारिका बेहद हताश हो गई। उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। आज उसकी अच्छी दोस्त ने भी उसको इस बात का ताना दे ही दिया था। पहले भी जो उसकी दोस्त थी उन्होंने भी एक दूसरे को बोलकर अपना पल्ला झाड़ लिया था। इसी से ही निहारिका को उनकी असलियत पता चली थी, पर उनके बोलने से निहारिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था जितना आज काजल के कहने पर पड़ा था। सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम के चक्कर में उसने अपने घर परिवार को छोड़ दिया था, पर उसको कभी यह नहीं लगा था कि उसके दोस्त भी उसका साथ छोड़ देंगे, क्योंकि कभी यही दोस्त कहते थे कि यार निहारिका, तू नौकरी करने के लिए बनी है, घर गृहस्थी तेरे लिए नहीं बनी है। अपने ग्रुप में तो तू ही टॉपर है, अगर तू ही नौकरी नहीं करेगी तो कौन नौकरी करेगा। पहल तो तुझे ही करनी है। जब निहारिका नौकरी करने लगी तो सबने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। अब उसको सच में प्रताप की बेहद कमी महसूस होती, पर उसने हमेशा यह सोचा था कि उसके दोस्त उसके साथ हैं तो उसको कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। पर अब हर कोई अपने अपने काम में बिजी था, किसी के पास उसके लिए कोई समय नहीं था। काजल के इन शब्दों से निहारिका पूरी तरह टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी अलमीरा से प्रताप की तस्वीर निकाली और उसको अपने सीने से लगा लिया। वो रोते रोते बोली, आई एम सॉरी प्रताप, प्लीज़ अपनी नीहू को माफ़ कर देना। मेरे अकेलेपन में तुम मेरे साथी थे, जहाँ सिर्फ तुम्हारी आवाज़ से, तुम्हारे मजाक करने से मेरा पूरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरा रोम रोम खुशी से भर उठता था। आज मैं बहुत दुखी हूँ। तुम्हारे सहारे की, तुम्हारी बाहों की, पनाहों की बेहद सख्त ज़रूरत है। मैं अब तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती। मुझे अब कोई जॉब नहीं करनी है, मुझे बस तुम्हारे पास रहना है। वह अपने पिछले समय के बारे में सोचने लगी, जब वह अपने परिवार के साथ थी, हर वक्त प्रताप की बाहों की पनाहों में थी। कभी उसको अकेलापन महसूस भी नहीं हुआ था। हर वक्त उसकी हंसी घर में गूंजती थी, पर आज उसके हाथ सिर्फ और सिर्फ खामोशी और दुख ही आया था। फ्लैशबैक। निहारिका अपनी फ्रेंड काजल के साथ कॉलेज से घर लौट रही थी। शुरू से ही वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वह फ़िलहाल MBA कर रही थी। उसका सपना था एक अच्छी कंपनी में काम करने का। पढ़ाई में अच्छी होने के कारण उसके बहुत से फ्रेंड थे। अपने माता पिता की इकलौती बेटी होने के कारण उसको अपने घर में भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जब वह कॉलेज से घर आई तो उसकी मम्मी उसको दरवाजे पर खड़ी हुई मिली। निहारिका अंदर आई और बोली, मम्मा, आज आप मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे क्या? पहले तो आपने कभी नहीं किया, आज कौन सा स्पेशल दिन है?
निहारिका की मम्मी बोली, बेटा अंदर लड़के वाले बैठे हुए हैं, वह तुम्हें देखने के लिए आए हैं। इस पर निहारिका नाराज़ हो गई और वह नाराज़गी से बोली, मम्मी आपको तो पता है ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मुझे अपना करियर बनाना है, कुछ बनना है, कुछ सपने हैं मेरी ज़िंदगी में जो शादी करने के बाद तबाह हो जाएंगे, पर मैं उनको बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती। मैं लड़के वालों के सामने बिल्कुल नहीं जाऊंगी, बस यही आखिरी फ़ैसला है मेरा। तभी निहारिका के पापा की आवाज़ आई। उनकी आवाज़ रौबदार और गुस्से से भरी हुई थी। नीहू, मुझे इस बात पर कोई बहस नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी शादी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें इतना पढ़ा दिया, उसके लिए तुम्हें हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि हमारे परिवार में कोई भी इतना पढ़ा हुआ नहीं है। पर पापा, मेरे सपने, उनका क्या होगा? आपको तो पता है मुझे कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में, वरना मैं भी खुद इतना कभी नहीं पढ़ती। निहारिका के पापा बोले, होने वाले दामाद जी एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं। अगर उनकी इच्छा होगी तो वह तुम्हें आगे पढ़ा लेंगे और नौकरी भी दिलवा देंगे। पर अब तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, तुम्हारी शादी इस लड़के से ही होगी और यह मेरा आखिरी फ़ैसला है। और अगर तुम्हें यह शादी नहीं करनी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। ये सुनकर निहारिका ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और बेआवाज़ रोने लगी। निहारिका के पापा यह सब बोलकर चले गए। निहारिका अपनी मम्मी की तरफ मुड़ी तो बोली, मम्मी क्या आप भी चाहती हैं मैं शादी करूं? एक शादी के लिए अपने सपनों की कुर्बानी दे दूं? क्या एक लड़की की हैसियत शादी तक ही होती है? क्या उसको कोई हक नहीं है वह अपने सपनों को पूरा कर सके? अगर मैं एक लड़का होती तभी मेरे सपने पूरे होते क्या? इसमें मेरी क्या गलती है? मैं एक लड़की हूँ, आप समझती क्यों नहीं हैं? निहारिका की मम्मी बोली, बेटा मैं तो तेरे पापा के फ़ैसले से बंधी हुई हूँ, अब ये तेरे पापा का फ़ैसला है। अब तुझे क्या करना है तू कर, मैं ना तेरे पापा को कुछ बोल सकती हूँ ना तुझे। अगर तेरे पापा ने तेरे लिए कोई फ़ैसला लिया है वो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। तू हमारी इकलौती बेटी है, अगर तू ही हमारी बात नहीं मानेगी तो कौन मानेगा? निहारिका ये सुनते ही रोते हुए अंदर भाग गई। उसके जाने के बाद निहारिका की मम्मी ने अपनी आंखें के कोरों को साफ कर लिया। वो खुद से बोली, बेटा हमें माफ़ कर देना। जब जब घर वाले तेरे ऊपर उंगली उठाते हैं हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रताप अच्छा लड़का है जो तुझे आगे नौकरी करने से भी नहीं रोकेगा। हमने तो कभी नौकरी करी नहीं, पर कम से कम तू तो कर पाएगी अपने सपने पूरे। तेरे पापा ने बड़ा ही सोच समझकर फैसला लिया है। निहारिका अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। वो बोली, पापा क्यों आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं? मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, पर आपने अपनी कसम अपने मरने की बात क्यों कही? क्या किसी लड़की के लिए उसके पापा से बढ़कर कोई होता है क्या? पापा तो हर एक लड़की के सुपर हीरो होते हैं जो उसके सारे सपनों को पूरा करते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं शादी करूं तो ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूं। ये बोलकर वो मन मारकर तैयार होने लगी। उसने पिंक कलर का पटियाला सूट डाला हुआ था, दुपट्टा साइड में पिनअप कर लिया। वो बेहद सुंदर लग रही थी। तभी उसकी मम्मी आई और बोली, हो गई क्या बेटा तैयार? नीचे सब तेरा ही इंतज़ार कर रहे हैं। ये सुनकर निहारिका की आंखों में एक बार फिर नमी आ गई। वो खुद को संयमित करके बोली, हाँ मम्मी मैं तैयार हो गई हूँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप हमेशा से चाहती थी। हमेशा पैंट शर्ट में दिखने वाली लड़की ने आज सलवार सूट डाला हुआ था। ये देखकर एक बार फिर निहारिका की मम्मी की आंखें भर आई। वो अपनी आंख से काजल निकाल कर निहारिका के कान के पीछे लगाती हुई बोली, बेहद प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, चल जल्दी चल वरना तेरे पापा गुस्सा होंगे। निहारिका और उसकी मम्मी नीचे आ गई। उनको देखते ही निहारिका के पापा बोले, ये लो भाई साहब, निहारिका आ गई है। वो कुल मिलाकर 3 लोग थे, प्रताप, प्रताप की मम्मी, प्रताप के पापा। प्रताप भी उनका इकलौता बेटा था। निहारिका को देखते ही प्रताप की धड़कनें तेज़ हो गई। आखिर वो लग ही इतनी प्यारी रही थी। निहारिका की मम्मी देविका जी ने निहारिका को प्रताप की मम्मी कविता जी और प्रताप के बीच बैठा दिया। निहारिका की पलकें झुकी हुई थी, वहीं प्रताप की नज़रें निहारिका से हटने का नाम नहीं ले रही थी। प्रताप ने एक नज़र निहारिका को देखकर अपनी गर्दन झुका ली। वो नहीं चाहता था निहारिका उसको इस तरह मवालियों की तरह बर्ताव करते हुए देखे। देविका जी को निहारिका का बिहेवियर बहुत पसंद आया, क्योंकि निहारिका ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही थी। वो उतना ही बोलती जितना ज़रूरी होता, बल्कि उसकी शरारत करती हुई आंखें साफ कुछ और ही कह रही थी। देविका जी ने फ़ौरन अपना फैसला सुना दिया। वो बोली, कविता जी मैं झूठ नहीं कहूँगी, मुझे मेरे प्रताप के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो खुद कम बोले पर उसकी आंखें सब बातें बता सके। प्रताप थोड़ा रिजर्व टाइप का है ना, तो हम उसके लिए वैसी ही लड़की ढूंढ रहे थे जो उसको समझ सके, और हमारी तलाश आज जाकर ख़त्म हो गई।
क्यों जी? वो अपने पति यानी कि प्रताप के पापा को बोली। उदयवीर जी बोले, हाँ भाई साहब, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है, आप अपनी राय बता दीजिए। अपने मम्मी पापा की बात सुनकर प्रताप की आंखें भी चमक उठी। आखिर उसको भी नीहू एक नज़र में ही भा गई थी। उसने एक नज़र निहारिका को देखा जो चुपचाप नीचे की तरफ देख रही थी। उदासी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। ये देखकर एक बार तो प्रताप को लगा शायद वो रिश्ते के लिए खुश नहीं है, पर उसने सोचा शायद वो अभी शर्मा रही हो, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठ गया। राजेंद्र जी, निहारिका के पापा बोले, भाई साहब, हमें भी प्रताप हमारी बेटी के लिए बहुत पसंद है, ना बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सुनकर प्रताप के चेहरे की चमक और बढ़ गई, पर निहारिका की चमक घट गई थी, क्योंकि उसको अपने सपने टूटते हुए दिख रहे थे, जो हालांकि उसकी नज़र में टूट गए थे। आज उसको लग रहा था कि वो एमबीए में आई उसका आखिरी साल अब वैसे ही जाएगा, क्योंकि प्रताप की फैमिली का नेचर देखकर उसको लगा नहीं था कि वो उसको नौकरी करने देंगे। निहारिका को गुमसुम देखकर राजेंद्र जी बोले, बेटा नीहू, अपने होने वाले सास ससुर के पैर छुओ, आखिर वो अब तुम्हारे होने वाले मम्मी पापा भी हैं, अब जीवन भर वहीं रहना है। ये बोलते वक्त उनकी आंखों में भी पानी था। अपने पापा की आवाज़ सुनकर जैसे निहारिका की तंद्रा टूटी, उसने झट से उनके पैर छू लिए। उदयवीर जी ने उसके सिर के ऊपर 500 की गड्डी घुमाते हुए उसको पकड़ा दी। नीहू ने मना किया तो उदयवीर जी बोले, बेटा ये शगुन के पैसे हैं और आपने मेरे पैर पहली बार छुए हैं, क्या मैं अपने घर की लक्ष्मी को आशीर्वाद नहीं दूंगा? निहारिका ने ये सुनकर पैसे ले लिए। जैसे ही उसने देविका जी के पैर छुए, देविका जी ने उसको बीच में ही रोककर अपने गले लगा लिया और उसको अपने गले की चेन पहनाते हुए बोली, वेलकम टू शर्मा फैमिली, हम बहुत खुश हैं तुम हमारे घर आओगी। ये देखकर राजेंद्र जी और कविता जी की आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार उनकी इकलौती बेटी इतने अच्छे घर में जा रही थी, जहां उनसे दुगनी हैसियत के लोग थे। जहां प्रताप इकलौता बेटा था तो निहारिका को भी भरपूर प्यार मिलता, इसलिए तो उन्होंने प्रताप जैसे लड़के का रिश्ता अपने हाथ से जाने नहीं दिया। देविका जी माहौल को गर्म देखकर बोली, ओ समदन जी, मुँह मीठा करवाइए, ये मौका तो हंसने का है, ना कि रोने का। कविता जी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं देविका जी। ये बोलकर वो रसोई में गई और मिठाई ले आई। सबने मुंह मीठा किया। ऐसे ही हंसते हंसते रोके की रस्म हो गई। सबकी सहमति से सगाई का दिन एक हफ्ते बाद का रखा गया। प्रताप और निहारिका नहीं मिल सके, क्योंकि ना उन्होंने खुद कहा ना उनके परिवार वालों ने इसके बारे में सोचा। वैसे भी प्रताप तो इस शादी से खुश था, अगर दिक्कत थी वो बस निहारिका को थी। उनके जाने के बाद निहारिका ने अपने मम्मी पापा को बहुत समझाया, पर राजेंद्र जी अपने फैसले पर अड़िग रहे। वो अपनी सख्ती में अपनी बेटी के आंसू भूल गए थे, पर शायद एक पिता का फैसला एक बार दुख देता है, वरना जीवन भर हमेशा खुशियाँ ही देता है। इन दिनों में निहारिका ने ना जाने कितनी ही बार राजेंद्र जी को इस शादी के लिए मना किया, पर राजेंद्र जी मना कर गए तो निहारिका ने कहना बंद कर दिया। कविता जी अपनी बेटी के आंसू बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, दूसरी तरफ अपने पति के खिलाफ भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि जितना हक निहारिका पर उनका था उतना ही राजेंद्र जी का भी था। ऐसे ही शॉपिंग का दिन भी आ गया। आज देविका जी प्रताप के साथ आ रही थी, निहारिका को अपने साथ ले जाने, ताकि कल के लिए उसकी ड्रेस की फिटिंग देख सकें। कविता जी आज सुबह से ही निहारिका को जल्दी उठने के लिए बोल रही थी, पर निहारिका बहुत ज़िद्दी थी। कविता जी की आवाज़ को सुनकर भी अनसुना कर रही थी। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था बाहर जाने का, इसलिए वह अपने कानों पर तकिया रखकर वापस से सो गई। कविता जी किचन में खाना बना रही थी कि तभी बाहर से राजेंद्र जी आए और वह कविता जी को आवाज़ लगाकर बोले, सुनिए ज़रा, मैं गर्मा गर्म जलेबी या पैक करवा कर ले आया हूँ। निहारिका को गर्मा गर्म जलेबी और दही बहुत पसंद है ना, उसको बोल दो, वह खा लेगी, वरना ठंडी हो जाएंगी। कविता जी अपनी साड़ी के पल्ले से अपने गीले हाथों को पोंछते हुए बाहर आई और राजेंद्र जी के हाथों से जलेबी लेते हुए बोली, आपकी लाडली अभी तक उठी नहीं है, 10 बार बोल चुकी हूँ, पर बहुत ज़िद्दी हो चुकी है आजकल। कल इसकी सगाई है, पर छोटी बच्ची की तरह ज़िद पर अड़ी हुई है, उठने को तैयार ही नहीं हो रही। कुछ दिनों में उसकी शादी भी हो जाएगी, तब ऐसे सोने को नहीं चलेगा। राजेंद्र जी कविता जी की बात को समझते हुए बोले, कविता जी, अपनी लाडली को अभी तो आप सोने दीजिए, अगर कल को उसके ससुराल में उसको जी भर कर सोने नहीं दिया तो कम से कम इसी बहाने हम उसको याद तो आएंगे। हमने अपनी लाडली पर कभी भी कोई बंदिश नहीं लगाई, पर आप तो जानती हैं ना हमारे परिवार वाले क्या कुछ बोल रहे थे निहारिका के बारे में, इसीलिए जल्दबाजी में उसकी शादी करनी पड़ रही है। और क्या कुछ नहीं बोला मैंने अपनी लाडली को, कोई भी चीज़ उसके मुंह से निकलने से पहले उसके सामने आई है, पर आज उसकी यह विश मैं पूरी नहीं कर सकता।
कविता जी की आंखें राजेंद्र जी की बात सुनकर गीली हो गई। वह समझती थी उसके पापा उसके लाडली के लिए कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। प्रताप उन्होंने लाखों में एक लड़का ढूंढा था अपनी लाडली के लिए, जिसके घर में हर एक तरह की सुविधा थी, जिससे भविष्य में उसको कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। जब प्रताप और उसके घर वालों को समझ जाएगी तब वह खुद बोलेगी। राजेंद्र जी आगे बोले, अगर उसको इतना अच्छा परिवार मिल रहा है तो मैं उसके आंसू देखने के लिए भी तैयार हूँ, पर उसके लिए मैं उसके चरित्र पर किसी को भी उंगली नहीं उठाने दे सकता। मेरी लाडली ने मेरा सिर हमेशा गर्व से ऊपर किया है, पर आज मेरा कर्तव्य है मैं अपनी लाडली को किसी के सामने झुकने ना दूं। और देखना कविता जी, जब मेरी लाडली ससुराल से यहाँ आएगी उसके चेहरे की चमक आपको साफ बता देगी वह प्रताप के साथ कितनी खुश है। प्रताप आज के युग का लड़का है जो उसकी पढ़ाई पर भी कोई बंदिश नहीं लगाएगा, बल्कि वह खुद उसको बोलेगा अपनी पढ़ाई घर के काम धाम में बर्बाद मत करो, बल्कि आगे बढ़ो और नौकरी करो। ये तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी हमारी बेटी को इस समाज की जानकारी ही कितनी है, पर बीतते वक्त के साथ वह संभल जाएगी और अपने माता पिता को समझेगी भी। कविता जी एक काम करो, आज मैं सब्जी बाहर से ही पैक करवा के ले आता हूँ, सिर्फ गर्मा गर्म रोटियाँ देविका जी और प्रताप के आने के बाद सेक लेना, तब तक मैं बाहर होकर आता हूँ। ये बोलकर राजेंद्र जी बाहर चले गए और कविता जी किचन में चली गई। वहीं अपने कमरे के गेट पर निहारिका खड़ी अपने मम्मी पापा की बातों को सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। कितनी पागल थी वो, जो ये सोच रही थी कि उसके मम्मी पापा को उसके फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है, पर उन्होंने तो उससे आगे की प्लानिंग कर रखी थी। उसको अपने ताऊ ताई चाचा चाची के दिए हुए ताने याद आने लगे, जो उसको कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद सुनने को मिलते थे। कितने ही ताने, कितनी ही बातें राजेंद्र जी इग्नोर करते थे और अपनी लाडली पर विश्वास करके उसको बाहर भेजते थे। निहारिका ने भी उनकी इज्जत में कोई कमी नहीं आने दी। शायद उन सब के दिए हुए ताने ही उसको आगे बढ़ने में मदद करते थे। उनकी कही हुई बातें उसके हौसलों को बढ़ाती थी। सिर्फ इसी वजह से वह आज एमबीए के आखिरी साल में थी और हमेशा ही अपनी क्लास में टॉप करती थी। आज राजेंद्र जी का यह रूप देखकर उसको यकीन हो गया था कि उनके माँ बाप कभी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं हो सकते। जहाँ तक बच्चों की सोच ख़त्म हो जाती है, शायद वहाँ से माँ बाप अपने बच्चों के लिए सोचना शुरू करते हैं। फिर निहारिका तो अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। निहारिका वॉशरूम में आई और उसने अपने चेहरे को अच्छे से धोया और किचन में जाकर कविता जी को पीछे से गले लगा लिया। वह चहकते हुए बोली, क्या कर रही हैं मदर इंडिया, आज आपने मेरे लिए आलू के पराठे नहीं बनाए? जब तक यहाँ हूँ तब तक तो आप मुझे आलू के पराठे खिला ही सकती हैं ना। और आजकल पापा ने मेरे लिए गर्मा गर्म जलेबी लाना बंद कर दिया है। कविता जी ने जब ये बात निहारिका के मुंह से सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि बहुत दिनों बाद निहारिका की चहकती हुई आवाज़ सुनी थी। तभी पीछे से राजेंद्र जी की आवाज़ आई। वो बोले, ऐसा कभी हो सकता है क्या मैं अपनी प्रिंसेस के लिए उसकी मनपसंद चीज़ न लेकर आऊँ? अभी थोड़ी देर पहले ही लेकर आया था। निहारिका अपने पापा की बात सुनकर इमोशनल हो गई। वो भागकर अपने पापा के गले लग गई और रोने लगी। वो रोते हुए बोली, आई एम सॉरी पापा, मैंने आपको गलत समझा। आप मेरे बारे में कितना अच्छा सोचते हैं और मैं आपको गलत समझ बैठी। मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ, बस आप नाराज़ मत होना पापा। राजेंद्र जी उसकी बात सुनकर भावुक हो उठे। वो निहारिका को गले लगाते हुए बोले, बेटा मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस एक बार प्रताप को मौका देकर देखो, वो सच में बहुत अच्छा है। एक बार उसको समझने की कोशिश करो। निहारिका कुछ नहीं बोली, उसने हाँ में सिर हिला दिया। कविता जी बोली, सुनिए आप जल्दी से सब्जी ले आइए, देविका जी और प्रताप कभी भी आने वाले हैं। और नीहू बेटा तुम तैयार हो जाओ, और हाँ जो आसमानी सूट है तुम्हारा वो ही पहनना, आज बहुत खूबसूरत लगोगी। आखिर पहली बार तुम बाहर जा रही हो दामाद जी और अपनी सासू माँ के साथ। बोलते हुए उनका गला भराया। निहारिका और राजेंद्र जी समझ गए वो अगर इस वक्त कविता जी के पास जाते तो शायद वो रोने लग जाती। इसलिए राजेंद्र जी बाहर चले गए और निहारिका अपने रूम में। वो जा ही रही थी तभी उसको अपनी जलेबी याद आई, तो उसने 2-3 जलेबी एक साथ उठा ली और खाने लगी। कविता जी बोली, अरे बेटा ज़्यादा गर्म जलेबी खाने से मुंह में छाले हो जाते हैं, कितनी बार कहा है तुझे, ज़रा फूंक मार कर खा। तो वहाँ से जाती हुई निहारिका की आवाज़ आई, मम्मा आपको पता है ना मुझे गरम जलेबी ही पसंद है। कविता जी रसोई के काम से फारिग ही हुई थी कि तभी बाहर प्रताप की गाड़ी की आवाज़ आई। तो कविता जी भागकर बाहर आई और निहारिका को आवाज़ लगाई,
तैयार हो जा, वो सब आ गए हैं। वो बाहर जाकर प्रताप और देविका जी से मिली। फिर वो सब अंदर आ गए। तब तक राजेंद्र जी भी आ गए थे। उन्होंने गर्मा गर्म छोले और मटर पनीर की सब्जी रसोई में रखी और उनकी आवभगत की। कविता जी ने चाय नाश्ते का इंतज़ाम किया। तब तक निहारिका वहाँ आ गई। उसने पहले देविका जी के पैर छू लिए। देविका जी ने निहारिका के माथे को चूम लिया और बोली, बेहद सुंदर लग रही हो बेटा, आओ हमारे पास बैठो। तो सब वहीं बैठ गए। देविका जी बोली, बेटा आज कॉलेज की छुट्टी थी या तुमने छुट्टी ली? क्योंकि हमने भाई साहब को पहले ही बोला था जिस दिन नीयू के कॉलेज की छुट्टी होगी उसी दिन सगाई की शॉपिंग के लिए जाएंगे। हम प्रताप की तरह तुम्हें भी नौकरी करते हुए देखना चाहते हैं। निहारिका ये सुनकर परेशान हो गई। उसने मन ही मन सोचा, मैं तो एक हफ्ते से कॉलेज नहीं जा रही क्योंकि मुझे लगता था शादी के बाद जॉब तो करनी नहीं है, तो आगे पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा। वो सोच में पड़ गई, क्या जवाब दे। तो कविता जी बोली, नहीं नहीं बहन जी, कैसी बात कर रहे हैं, हमारी नीहू कभी कॉलेज बंक नहीं करती। आज इसकी छुट्टी थी तभी आपको कहा था। ये सुनकर देविका जी निश्चिंत हो गई। वहीं प्रताप की नज़र निहारिका से नहीं हट रही थी। बार बार निहारिका के खुले बाल जो उसके चेहरे पर आ रहे थे, उसके चुप होंठ और बोलती हुई आंखें प्रताप को उसकी तरफ खींच रही थी। आज निहारिका ने स्काई ब्लू कलर का सूट डाला हुआ था, स्काई दुपट्टा, खुले बाल, आंखों में काजल, बस इतना ही। फिर भी बहुत सुंदर लग रही थी। प्रताप के एकटक देखने की वजह से निहारिका को भी ये महसूस हो गया था, प्रताप उसकी तरफ देख रहा था। उसने भी प्रताप की तरफ देखने के लिए आंखें उठाई, पर तभी राजेंद्र जी की आवाज़ सुनाई दी। राजेंद्र जी बोले, बेटा आपने कब तक की छुट्टी ली है, कब तक जाने वाले हैं वापस दिल्ली? प्रताप बोला, वो अंकल मैंने एक हफ्ते की छुट्टी ली है, 5 दिन और रहते हैं छुट्टी के, उसके बाद वापस चला जाऊंगा। ये बोलकर प्रताप चुप हो गया और अपना चेहरा झुकाकर बैठ गया। प्रताप की नरम और धीमी आवाज़ से निहारिका खुद को प्रताप को देखने से रोक नहीं पाई। उसने तुरंत प्रताप की तरफ देखा जो अपनी नज़रें झुकाकर बैठा हुआ था। प्रताप ने आज स्काई ब्लू शर्ट और ब्लैक जींस डाली हुई थी। उसका कसा बदन शर्ट में साफ दिख रहा था। हल्का गोरा रंग, हल्की हल्की दाढ़ी और नशीली हल्की ब्लू आंखें। भी बहुत हैंडसम था। ऊपर से उसका शांत स्वभाव बहुत पसंद आता था सबको। प्रताप को देखते ही निहारिका की धड़कनें तेज़ हो गई। आज तक उसने कभी किसी लड़के को आंख उठाकर नहीं देखा था, इसलिए निहारिका का ये हाल था। कविता जी ने उनको खाना खिलाया और फिर बाहर आ गए क्योंकि शॉपिंग के लिए भी जाना था। देविका जी ने निहारिका को प्रताप की बगल में बैठा दिया और फिर कविता जी को बोली, बहन जी शाम तक निहारिका घर आ जाएगी हमारे साथ, आप चिंता मत कीजिए, अब निहारिका हमारी जिम्मेदारी है। ये बोलकर वो गाड़ी में पीछे बैठ गई। प्रताप ने गाड़ी मार्केट की तरफ मोड़ ली। राजेंद्र जी और कविता जी उनके जाने के बाद अंदर गए। निहारिका की आंखें बार बार प्रताप के चेहरे पर आकर रुक जाती। यही हाल प्रताप का भी था। जहां निहारिका पहले इस रिश्ते के खिलाफ बोल रही थी, अब उसको अपनी गलती नज़र आने लगी थी क्योंकि उसकी क्लास का एक भी लड़का प्रताप की टक्कर का नहीं था। प्रताप का शांत स्वभाव उसको प्रताप की तरफ खींच रहा था। कुछ देर बाद गाड़ी आकर मार्केट में रुकी तो देविका जी बाहर आई और निहारिका को लेकर अंदर मॉल में चली गई। प्रताप भी गाड़ी पार्क करके उनके साथ चला गया। ऊपर देविका जी ने निहारिका के लिए साड़ी देखना शुरू किया। वो तरह तरह की महंगी साड़ियाँ उसके लिए ख़रीद रही थी और साथ में उसके ब्लाउज की स्टिचिंग करवा रही थी। निहारिका का सिर ये देखकर घूम गया क्योंकि उसको कभी शॉपिंग करने की चाह नहीं थी। फिर भी वो देविका जी की खुशी के लिए मन मारकर वहाँ बैठी हुई थी। लास्ट में उन्होंने निहारिका के लिए एक पिंक कलर का लहंगा ले लिया क्योंकि कल सगाई में वो वही पहनने वाली थी। सारे कपड़ों की शॉपिंग पूरी होते होते 3 घंटे बीत गए थे। प्रताप की नज़र बार बार निहारिका पर टिक रही थी। तभी निहारिका ने उसको देखा तो प्रताप ने झट से अपना फ़ोन निकाला और उसको देखने लगा। प्रताप की इस हरकत से निहारिका को हंसी आ गई। फिर प्रताप वहाँ से बाहर निकल गया। पैकिंग होनी थी तो निहारिका वहीं वेट करने लगी। उसके बाद देविका जी ने निहारिका के लिए तरह तरह की ज्वेलरी ली और सगाई की अंगूठी ली जिस पर डायमंड साफ चमक रहा था। प्रताप का परिवार बहुत अमीर था और निहारिका उनकी इकलौती बहू थी तो वो किसी फंक्शन में कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। वहीं निहारिका के पापा ने पहले ही प्रताप के लिए एक डायमंड रिंग ले ली थी। वो भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करना चाहते थे। निहारिका उनकी इकलौती संतान थी तो उनका सब कुछ निहारिका का ही तो था। वैसे भी निहारिका के पापा सरकारी कर्मचारी थे। सारा सामान लेने के बाद देविका जी निहारिका को फूड सेक्शन में ले आई। प्रताप को भी फ़ोन करके वहीं बुला लिया। इन सब में शाम ढलने लगी थी तो भूख लगना जायज़ बात थी। देविका जी निहारिका से बोली, बेटा क्या खाओगी? मैं तो बर्गर और स्लाइस की ड्रिंक लेती हूँ जब भी बाहर आती हूँ।
वो क्या है ना, जब से प्रताप के पापा ने मुझे बर्गर खिलाया था तब से वो बहुत अच्छा लगने लगा है और उससे पेट भी भर जाता है। निहारिका बोली, आंटी मुझे भूख नहीं है, आप खा लो, मुझे कुछ नहीं खाना। तो देविका जी बोले, ऐसे कैसे बेटा, आजकल के बच्चे तो सब खाते हैं और उनको घर के खाने से ज़्यादा बाहर का खाना पसंद होता है। मैंने कई बार देखा है लड़कियों को वो मोमोज खाते हुए ना। तो प्रताप बोला, मम्मी मोमोज होते हैं वो। तो देविका जी हंसते हुए बोली, हाँ वही मोज। तो निहारिका हंस पड़ी पर उसने अपनी हंसी दबा ली। देविका जी बोली, बेटा वही ले आ, और हाँ मेरे लिए बर्गर और स्लाइस ड्रिंक ले आना। प्रताप ने 2 प्लेट मोमोज और 1 बर्गर, 2 कोल्ड ड्रिंक और स्लाइस ऑर्डर कर दी थी। वो सब खा पी कर वापस घर की तरफ आ गए। आते वक्त भी निहारिका आगे ही बैठी हुई थी। घर आकर देविका जी उतरकर चली और बोली, बेटा ये सामान तुम दोनों अंदर ले आना। निहारिका भी गाड़ी से उतरने लगी। तभी प्रताप बोला, निहारिका जी 1 मिनट। नीहू ने फ़ौरन प्रताप की तरफ देखा। प्रताप के बोलने से नीहू की सांसें तेज़ हो रही थी। तो प्रताप बोला, निहारिका जी वो कुछ लाया था। आगे के शब्द उसने नहीं कहे और अपने हाथ में लाया हुआ गिफ्ट आगे कर दिया। प्रताप बोला, मुझे आपकी पसंद का पता नहीं है, क्या आपको पसंद है? आई होप आपको ये पसंद आएगा। ये बोलकर प्रताप नीचे उतर गया। निहारिका के होठों पर स्माइल आ गई। प्रताप जब अटक अटक कर बोल रहा था, ये देखकर निहारिका को बुरा लगा। वो खुद से बोली, क्या मैं हिटलर दिखती हूँ? ये बोलकर उसने बुरा सा मुंह बनाया। फिर वो नीचे उतर आई और प्रताप के हाथ में पकड़े हुए कुछ शॉपर्स उसने खुद पकड़ लिए और जल्दी जल्दी चलकर अंदर चली गई। उसने अपने शॉपर्स सोफे पर रखे और सबके लिए किचन से पानी ले आई। सबको पानी दिया। चाय पीने के बाद देविका जी बोली, अब हम चलते हैं बहन जी, शाम हो चुकी है, घर जाते जाते लेट हो जाएंगे। कविता जी और राजेंद्र जी ने उनकी बात पर सहमति जताई तो वो चले गए। अंदर आए तो निहारिका ने की हुई पूरी शॉपिंग दिखाई। ज्वेलरी वो कल निहारिका को सगाई के वक्त देने वाले थे। कविता जी निहारिका को चहकते हुए देख रही थी। ये वो निहारिका नहीं थी जो पहले थी, कुछ तो बदल गया था उसमें। खाना खाने के बाद निहारिका अपने रूम में फ़ोन चला रही थी। तभी उसको प्रताप का गिफ्ट याद आया तो उसने अपने शॉपर से वो गिफ्ट निकाल लिया। उसका दिल धड़क रहा था, ये सोचकर प्रताप ने उसको क्या दिया होगा। ये उसका पहला गिफ्ट था जो प्रताप ने दिया था, वरना उसकी फ्रेंड्स ही उसको गिफ्ट देती थी। लड़कों से तो उसने पहले ही कोई वास्ता नहीं रखा था, तो उसको लड़कों की चॉइस का पता भी नहीं था। उसने वो गिफ्ट खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर सी कृष्ण और राधा की मूर्ति थी। ये देखकर निहारिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अंदर झांक कर देखा तो उसके अंदर एक सुंदर सी बांसुरी भी थी। उसके ऊपर लगे मोर के पंख उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसका डिज़ाइन भी बहुत सुंदर था जो हर किसी का मन मोह लेता। ये देखकर निहारिका बेहद खुश हो चुकी थी। उसने ध्यान से देखा, बांसुरी के अंदर एक छोटी सी चिट थी। उसे देखकर उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। उसने अपने धड़कते दिल से वो चिट खोली और पढ़ने लगी। आज आप बहुत सुंदर लग रही थी नीहू। हाँ नीहू, शादी के बाद मैं तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगा। आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर बताना। गिफ्ट में आपको क्या दूँ ये समझ नहीं आया, तो मेरी पसंद की 2 चीज़ ले आया, कृष्ण और राधा की मूर्ति। इसलिए दे रहा हूँ ताकि हमारा प्यार राधा और कृष्ण की तरह अमर रहे, और बांसुरी इसलिए ताकि हमारा रिश्ता भी बांसुरी की मीठी धुन की तरह मीठा रहे। अगर आपका मन हो तो फ़ोन कर लेना, मुझे बहुत खुशी होगी। अगर तुम बात नहीं करना चाहती तो कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है। ये पढ़कर निहारिका का दिल और ज़ोरों से धड़कने लगा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। प्रताप के कहे वर्ड्स उसके दिल को छू चुके थे। उसका दिल भी कर रहा था प्रताप से बात करने को। फिर उसने सोचा, क्या शादी से पहले ये सब ठीक रहेगा? फिर उसके दूसरे कोने से आवाज़ आई, हाँ तुम कर सकती हो, आखिर तुम उसकी वाइफ बनने वाली हो, रिश्ता पक्का हो गया है, कल सगाई भी हो जाएगी। इसी कश्मकश में आखिर उसने फ़ोन मिला ही दिया। धड़कते दिल के साथ उसकी सांसें भी तेज़ हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ शर्मा निवास में प्रताप अभी अभी खाना खाकर लैपटॉप में अपना काम कर रहा था। तभी उसके साइड में रखा हुआ फ़ोन बजने लगा। उसके दिमाग से ये बात बिल्कुल उतर गई थी। उसने निहारिका को अपना नंबर दिया था बात करने को। अननोन नंबर देखकर वो सोच में पड़ गया। फिर उसने फ़ोन उठा ही लिया। उसने अपनी हल्की आवाज़ में कहा, हेलो। दूसरी तरफ से निहारिका फ़ोन काट कर रही थी। तभी प्रताप की प्यार भरी और धीमी आवाज़ आई। ये सुनकर निहारिका की धड़कनें तेज़ी से बढ़ने लगी। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। प्रताप पूरी तरह अपने काम में डूबा हुआ था। जब उसको सामने से आवाज़ नहीं आई, उसने एक बार फिर हेलो कहा। जब उसको तब भी आवाज़ नहीं आई तो वो हेलो हेलो बोलकर चुप हो गया। उसका पूरा ध्यान काम से हट गया। वो चुप हो गया। उसको निहारिका की गहरी गहरी सांसें महसूस हो रही थी। वो भी कुछ हद तक समझ चुका था फ़ोन निहारिका का है।
जब कुछ देर तक निहारिका ने कुछ नहीं कहा तो उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आज से आपकी सांसों को पहचानने की आदत डालनी पड़ेगी। कोई नई शादी तक मैं ये भी सीख जाऊंगा। ये बोलकर वो मुस्कुरा दिया। निहारिका ने जैसे ही ये सुना उसकी आंखें बड़ी हो गई, गाल लाल हो गए। उसने झट से फ़ोन काट दिया और ख़ुद के मुंह को तकिए में छुपा लिया। दूसरी तरफ प्रताप मुस्कुरा रहा था। जब फ़ोन कट गया उसके होंठों की मुस्कुराहट और बढ़ गई। उसने वापस से निहारिका को फ़ोन मिला दिया। निहारिका ने खुद को उसी पोजीशन में रखा हुआ था। उसका फ़ोन बज उठा। फ़ोन को बजता हुआ देखकर निहारिका ने अपना मुंह तकिए से बाहर किया। जैसे ही उसने प्रताप का नंबर देखा उसने झट से फ़ोन रख दिया। प्रताप ने मुस्कुराकर फ़ोन रख दिया। वो समझ चुका था निहारिका उसकी बात से शर्मा गई। उसके बाद उसने मुस्कुराते हुए लैपटॉप को बंद कर साइड में रख दिया और वो मुस्कुराते हुए बेड पर लेट गया। उसने तकिए को अपनी बाहों में भर लिया और कुछ ही देर में वो सो गया। वहीं दूसरी तरफ निहारिका भी वैसे ही सो गई। टू बी कंटिन्यूड।